नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है रुबिका लियाकत। हम फास्ट एंड फैक्ट्स की शुरुआत करें उससे पहले ये बड़ी खबर, मोदी सरकार गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी योजना लाने वाली है। सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि सरकार हर महीने गरीबों को बैंक खाते में एक तय रकम देने वाली है। पीएम गरीब कल्याण योजना यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये पैसा हर महीने दिया जाएगा। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली इसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ये योजना जो है एक तय समय के लिए होने वाली है। सरकार पहले ही इस बारे में संकेत दे चुकी है कि पकड़ा गया काला धन गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। सूत्रों से खबर है कि सरकार हर महीने गरीबों को बैंक खाते में एक तय रकम डालने वाली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत तय रकम हर महीने दी जाएगी। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली इसकी घोषणा कर सकते हैं। ये योजना एक तय समय के लिए होगी। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि पकड़ा गया काला धन गरीबों के कल्याण के लिए खर्च होगा। सूत्रों के मुताबिक ये रकम 500 से 1000 रुपए तक हो सकती है। भारत में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के हर 3 गरीब में से एक भारत में है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के गरीबों की संख्या करीब 22 करोड़ है। दुनिया में करीब 76 करोड़ गरीब हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब अफ्रीका में है। समाजवादी पार्टी में जारी दंगल के बीच आज मुलायम सिंह की लखनऊ में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई। आजम खान के मुलायम सिंह के घर पहुंचने के कुछ देर बाद खबर आई कि मुलायम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। इससे पहले आज सुबह से लखनऊ में समाजवादी नेताओं की कई बैठकों का दौर चला। पहले शिवपाल यादव अखिलेश यादव से मिले, फिर मुलायम ने अमर सिंह और शिवपाल यादव के साथ लंबी बातचीत की। मुलायम सिंह यादव के घर में हुई इस बैठक में अमर सिंह, शिवपाल यादव, अंबिका चौधरी, नारद राय, ओम प्रकाश सिंह, शादाब फातिमा के साथ में अभय राम यादव और राजपाल यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव के भाई हैं और वो सैफई से आए थे विशेष तौर पर इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। इधर दिल्ली में रामगोपाल यादव कुछ देर में चुनाव आयोग जाकर समाजवादी पार्टी पर अखिलेश की दावेदारी से संबंधित दस्तावेज देंगे। उनमें से एमएलएज, एमएलसीज और एमपीज के एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को दे देंगे आज। नरेश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कुछ लोग नेताजी को अखिलेश के खिलाफ भड़का रहे हैं। कुछ लोग नेताजी के साथ जो लगे हैं, जिन्हें असुर शक्तियां कहा जाए, वो नेताजी को सोचने का मौका ही नहीं दे रहे हैं और वो लोग खुद ही नेताजी का कद घटाने पर लगे। ये बैक डोर पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से प्रविष्टि करके राजनीति करने की प्रवृत्ति हमारी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश अपनी कोर टीम और वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। अखिलेश के घोषणा पत्र में फ्री मोबाइल गिफ्ट दिए जाने का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में मौत या लावारिस लाशों को उनके घरों तक पहुंचाने की योजना का भी ऐलान हो सकता है। इस बीच बताया जा रहा है कि कांग्रेस और आरएलडी के साथ मिलकर अखिलेश गुट चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। देश के बेहतरीन एक्टर्स में से एक ओम पुरी ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। 66 साल के ओम पुरी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। ओम पुरी मुंबई के अपने घर में अकेले थे। आज सुबह उनके असिस्टेंट ने उन्हें पहली बार देखा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पीएम समेत कई साथी कलाकारों ने उनके निधन पर दुख जताया। एक्टर अनुपम खेर ने ट्वीट कर लिखा, मैं ओम पुरी को 43 साल से जानता था। वो मेरे लिए हमेशा एक महान कलाकार रहेंगे। एक अच्छे अभिनेता और इंसान की तरह दुनिया उन्हें याद रखेगी। ओम पुरी के निधन पर कई फिल्मी हस्तियों ने दुख जताया है। वो बड़े प्यार से हमको छोटे भैया कहते थे हमेशा। बहुत मिस करेंगे हम लोग उनको। भगवान उन्हें शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे ऐसे समय में। इतनी शोहरत पाने के बावजूद बहुत ही सादा तबीयत आदमी था। इस शोहरत का, इस रुपए पैसे का, इस यश का, इस ख्याति का उस पर कोई असर नहीं था। पहली बात तो बिलीव नहीं होता, क्योंकि कल भी हमने बात की और ये शॉक इसीलिए है कि बिकॉज ही वॉज एब्सोल्युटली हेल्दी, तबीयत से बिल्कुल ठीक थे, ऐसा कोई इशू था नहीं। अंडे से पहले मेरे बाल डाई कर देना। ओम पुरी उन चंद कलाकारों में से एक थे जिन्होंने आर्ट सिनेमा से लेकर कमर्शियल सिनेमा तक में कामयाबी हासिल की। रंगमंच हो या सिनेमा, अपनी अदाकारी और आवाज से ओम पुरी ने हमेशा लोगों का दिल जीता। द्रौपदी को वापस कर।
ओमपुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 में हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। ओमपुरी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत मराठी नाटक पर आधारित फिल्म घासीराम कोतवाल से की थी। साल 1980 में रिलीज फिल्म आक्रोश ओमपुरी के सिनेमा करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। ओमपुरी ने 100 से ज्यादा हिंदी और 20 हॉलीवुड मूवी में काम किया था। ओमपुरी पद्मश्री और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से नवाजे जा चुके हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के एक और मंत्री पर बड़ा दाग लगा है। आयकर विभाग ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के हवाला कारोबारियों से संबंधों के सबूत मिलने का दावा किया है। धोखाधड़ी के मामले में पहले से ही जांच का सामना कर रहे सत्येंद्र जैन की मुश्किलें इससे और बढ़ सकती हैं। मामले में जैन से पूछताछ भी हो सकती है। जैन ने उन्हें बेवजह फंसाने का आरोप लगाया है। जो भी आपने बताना हो, ये सिलेक्टिव लीक कैसे करते हो, ये चोर चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेल रहे हो? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, सबको बताइएगा। अब एक अखबार को दे देते हो, फिर अगले दिन दूसरे अखबार को देते हो, किसी एक टीवी चैनल को दे देते हो, सबको बताओ, अच्छी तरह बताइएगा। आईटी विभाग ने 2 डोजियर तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि सत्येंद्र जैन हवाला कारोबारियों से सीधे फोन पर बातें करते थे और उनके बीच कोड वर्ड में कुछ सौदे भी हुए। जांच में जैन के नियंत्रण वाली कंपनियों को 3 हवाला कारोबारियों की 56 कंपनियों से 16 करोड़ 39 लाख रुपए मिले। सत्येंद्र जैन के जीवेंद्र मिश्रा, अभिषेक चोखानी और राजेंद्र बंसल नाम के 3 हवाला कारोबारियों से संबंध थे। इन ऑपरेटर्स ने फर्जी कंपनियां बनाई, फिर चेक और आरटीजीएस के जरिए जैन की कंपनियों के शेयर खरीदे। फर्जी कंपनियों के जरिए अवैध रकम को सफेद किया गया और बड़े पैमाने पर करोड़ों की जमीनें खरीदी गई। सत्येंद्र जैन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बेहद नजदीकी माने जाते हैं। उधर कोयला घोटाले में आरोपी पूर्व सांसद कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। निचली अदालत में मामले की सुनवाई पर स्टे लगाने की नवीन जिंदल की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। निचली अदालत में कोयला घोटाले में लगे आरोपों को जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने तक निचली अदालत में सुनवाई पर स्टे मांगा था। मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। नवीन जिंदल पर आरोप है कि उन्होंने कोल ब्लॉक आवंटन के लिए सरकार को झूठी जानकारियां दी थी। जिंदल की कंपनी जेएसपीएल और गगन स्पॉन्ज आयरन प्राइवेट लिमिटेड को 2008 में अमरकोंडा मुर्गादंगल ब्लॉक मिला था। नवीन जिंदल पर गलत तथ्यों और दस्तावेजों के जरिए कोल ब्लॉक हासिल करने का आरोप लगा। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जिंदल पर आईपीसी की धारा 120B और 420 के तहत आरोप तय किए थे। 29 अप्रैल 2015 को सीबीआई ने नवीन जिंदल समेत 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल 2016 को 10 लोगों और 5 कंपनियों पर आरोप तय किए थे। सीबीआई के मुताबिक कोल ब्लॉक आवंटन के वक्त मधु कोड़ा ने कांग्रेस की मदद से झारखंड में सरकार बनाई थी और सरकार बचाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के इशारे पर काम किया। कश्मीर से गिरफ्तार लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी बहादुर अली के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में बहादुर अली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट में बहादुर अली को लश्कर का आतंकी बताया है। साथ ही चार्जशीट में पाकिस्तान पर भारत में आतंकी हमलों की साजिश का आरोप भी लगाया गया है। बहादुर अली के खिलाफ एक्सप्लोजिव्स एक्ट, आर्म्स एक्ट और आपराधिक साजिश जैसे कई मामले दर्ज किए गए हैं। आज हमने चार्जशीट फाइल की है बहादुर अली जो एलईटी का टेररिस्ट है उसके खिलाफ। वो हमने यूएपीए के सेक्शंस में एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत, फॉरेनर्स एक्ट के तहत, आर्म्स एक्ट के तहत हमने उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। सरकार ने फिर कहा कि पाकिस्तान कैसे भारत के खिलाफ साजिश करता है उसका ये जीता जागता सबूत है, जिससे ये साबित भी होता है, सिद्ध भी होता है कि भारत की भूमि पर जो आतंकवाद हो रहा है उसकी रचना, उसका षड्यंत्र पाकिस्तान में किया जाता है। आतंकी बहादुर अली पाकिस्तान के लाहौर में गांव जिया बग्गा का रहने वाला है। आतंकी बहादुर अली को पिछले साल 26 जुलाई को गिरफ्तार किया था। आतंकी बहादुर अली ने कैमरे पर अपना गुनाह कबूल किया था। पूछताछ में बताया कि पाक सेना ने उसे और बाकी आतंकियों को घुसपैठ कराई थी। पूछताछ में बहादुर अली ने यह भी खुलासा किया था कि वो लश्कर के लिए फंड भी जुटाने का काम करता था। जम्मू कश्मीर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में अल-बद्र का एक आतंकी मुजफ्फर अहमद मारा गया। बडगाम के माचू इलाके में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। गुलजारपुरा गांव के एक घर में आतंकी के छिपे होने की खबर मिलने के बाद उसे घेर लिया गया। इस दौरान मुजफ्फर अहमद ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। He tried to fire with his pistol also, around 10-12 राउंड उसने फायर भी किए पिस्टल से, एंड उसके बाद he was eliminated and killed. सेना का कहना है कि मारा गया लश्कर कमांडर जम्मू कश्मीर में मोस्ट वांटेड आतंकवादी था।
घाटी में मारा गया आतंकी मुजफ्फर अहमद मोस्ट वांटेड आतंकी लिस्ट में टॉप पर था। अलबद्र से पहले आतंकी मुजफ्फर लश्कर तैयबा से भी जुड़ा हुआ था। कल हंदवाड़ा में आशिक अहमद नाम का जिंदा आतंकी पकड़ा गया था। मंगलवार को सोपोर में लश्कर के एरिया कमांडर अबू उमर खतीब को मार गिराया गया था। घाटी में अपना नेटवर्क फैलाने में जुटे आतंकी संगठन अलबद्र को मुजफ्फर अहमद की मौत से झटका लगा है।